Afternoon students, myself Jitendra Kumar. Today we will discuss about the growth physiology, growth plant physiology. आज हम लोग जो है ग्रोथ प्लांट फिजियोलॉजी पर चर्चा करेंगे और मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इतना काम आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। हम अपना आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं, ग्रोथ फिजियोलॉजी। तो ग्रोथ फिजियोलॉजी एक्चुअल में है क्या? ग्रोथ इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ लिविंग या ऑल लिविंग बीइंग्स। ग्रोथ क्या है? वृद्धि एक बेसिक लक्षण है सभी सजीवों का, एक फंडामेंटल लक्षण है। वृद्धि सभी जीवों का अनिवार्य लक्षण है, ये मानकर चलिए। वृद्धि एक जैविक क्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब जिसकी बर्थ हुई है, जिसका जन्म हुआ है, जिसकी ओरिजिन हुई है, उसकी वृद्धि होगी लिविंग बीइंग्स में। ग्रोथ इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ग्रोथ एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब एक बार वृद्धि हो जाने के बाद पुनः वो उसी स्टेज में नहीं लौटता है जिस स्टेज से वो गुजर जाता है, ठीक है। किसी जीव के रूप, स्वभाव, वेट, वॉल्यूम, शेप में परमानेंट और यूनिडायरेक्शनल जो चेंज होते हैं, किसी भी जीव, किसी भी प्लांट के रूप मतलब फॉर्म, स्वभाव, उसके वेट, वजन, वॉल्यूम, आयतन, शेप, आकार, आकृति और साइज में परमानेंट और यूनिडायरेक्शनल, मतलब परमानेंट का मतलब है कि एक बार वृद्धि हो गई सो हो गई, और यूनिडायरेक्शनल चेंज जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। मोस्टली ग्रोथ अगर हम देखें तो प्लांट्स के अंदर होती है और सभी अन्य एनिमल्स के अंदर होती है, ठीक है। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है उसे लोकलाइज्ड ग्रोथ कहते हैं, और जो एनिमल के अंदर होती है उसे ओवरऑल ग्रोथ कहते हैं या डिफ्यूज ग्रोथ कहते हैं। मतलब प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो जीवन पर्यंत चलती है, और प्लांट के जो ऑर्गन है वो डिफरेंट वे में ग्रोथ करते हैं। लेकिन एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी वृद्धि को हम डिफ्यूज्ड या ओवरऑल ग्रोथ कहते हैं, एनिमल की ग्रोथ को, ठीक। लिविंग ऑर्गेनिज्म में वृद्धि आंतरिक तथा बाह्य प्रकार की होती है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे तो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उन सभी में जो ग्रोथ होगी वो इंटरनल होगी और एक्सटर्नल होगी। एक्सटर्नल मतलब कि एक्युमुलेशन होगा डिफरेंट पदार्थ का, ठीक है। जैसे इसको हम पहले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया था तो बताया था कि ग्रोथ इंटरनल क्या होती है और एक्सटर्नल क्या होती है, इस बारे में, ठीक। सीड जर्मिनेशन इज फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोथ। सीड जर्मिनेशन जो है, बीज का अंकुरण होना, वो वृद्धि का पहला स्टेप होता है, पहली प्रक्रिया होती है। सभी पौधों को एक सस्पेंडेड ग्रोथ पीरियड से गुजरना होता है, ठीक है। उस पीरियड को हम डोरमेंसी या क्विसेंस बोलते हैं। सभी प्लांट्स जो होते हैं, मतलब सीड उत्पन्न हुआ, सीड उत्पन्न होने के बाद एक ऐसा पीरियड होता है जिस पीरियड में वो रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है सीड, उसमें किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं होती है, उसको सस्पेंडेड ग्रोथ पीरियड कहते हैं, या क्विसेंस कहते हैं या डोरमेंसी कहते हैं, ठीक है। क्विसेंस क्या है? क्विसेंस वृद्धि का यह है सस्पेंशन, मतलब ग्रोथ का वह सस्पेंशन जो बाह्य कारणों के द्वारा नियंत्रित होता है, कंट्रोल्ड होता है। मतलब ऐसा सस्पेंडेड ग्रोथ पीरियड जो इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होता है, दैट इज कॉल्ड क्विसेंस। और डोरमेंसी क्या है? डोरमेंसी ऐसा सस्पेंडेड ग्रोथ पीरियड जो आंतरिक कारणों, इंटरनल फैक्टर्स के कारण, मतलब सीड के अपने इंटरनल फैक्टर्स के कारण क्या होती है? ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ सस्पेंड हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं डोरमेंसी। जैसे कि हार्मोनल और जेनेटिकल जो और एनाटॉमिकल जो चेंजेस होते हैं या कंट्रोल होता है, उसके द्वारा सीड का जो है डोरमेंट हो जाना, सीड डोरमेंसी में चला जाना, वो डोरमेंसी कहलाता है, ठीक। वृद्धि के दौरान या ग्रोथ के दौरान वेट इंक्रीज होता है, अमूमन सी बात है। अभी मैंने आपको बताया कि वृद्धि क्या है? किसी भी जीव के रूप, स्वभाव, वेट,
वॉल्यूम, शेप और साइज में जो यूनिडायरेक्शनल वृद्धि होती है और परमानेंट वृद्धि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। सीड और पोटैटो जर्मिनेशन के अपवाद हैं, मतलब ग्रोथ के दौरान इनमें जो है क्या होता है, जितने भी सीड हैं या आलू है, ये जब ग्रोथ करते हैं या मतलब इनमें जब ग्रोथ होती है तो इनमें वेट इंक्रीज नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा किसी सीड को जब ज़मीन में सोइंग करते हैं, बोते हैं, तो जब उससे प्लांट निकलता है तो उस दौरान वो सीड क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आलू को आप जमीन में बोओगे, जब प्लांट निकलेगा उससे तो आलू नष्ट हो जाता है, उसका वेट इंक्रीज नहीं होता, वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये दोनों अपवाद हैं, कोई भी सीड हो या कोई भी सीड के अलावा आलू को अगर जब हम बोते हैं तब। फेज ऑफ ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ की फेजेस 3 होती हैं मोस्टली, सेल फॉर्मेशन फेज, सेल एनलार्जमेंट फेज और डिफरेंशिएशन फेज। मतलब 3 फेज ग्रोथ के होते हैं। सेल फॉर्मेशन फेज वह फेज होती है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं थ्रू द डिवीजन, मतलब विभाजन के द्वारा कोशिकाओं की संख्या का बढ़ना, वो क्या कहलाता है, सेल फॉर्मेशन फेज कहलाती है। सेल इनलार्जमेंट फेज क्या होती है, सेल इनलार्जमेंट फेज की अगर हम बात करें तो साइज ऑफ सेल इंक्रीज और वॉल्यूम वैक्यूल का फॉर्मेशन होना, मतलब सेल के साइज का बढ़ना और उसमें वैक्यूल का फॉर्मेशन होना, दैट इज कॉल्ड सेल एनलार्जमेंट फेज। डिफरेंशिएशन फेज क्या होता है, इसको मैचुरेशन फेज के नाम से भी जाना जाता है। डिफरेंशिएशन फेज को हम मैचुरेशन फेज के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, मतलब किसी भी प्लांट के या किसी भी जीव के ऑर्गन्स का बनना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन फेज। जैसे रूट बनना, सूट बनना, लीव्स बनना, रूट सूट के अंतर्गत डिफरेंट पार्ट्स बनते, फ्रूट बनते, फ्लावर बनते, दैट इज डिफरेंशिएशन फेज। इसको ऑल्सो नोन एज मॉर्फोजनी और ऑर्गेनोजनी और डेवलपमेंट, इसको हम 3 अन्य नामों से भी जानते हैं। डिफरेंशिएशन फेज को मॉर्फोजनी भी कहा जाता है, ऑर्गेनोजनी भी कहा जाता है और डेवलपमेंट या विकास भी कहा जाता है, या इसको मैचुरेशन फेज भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम पैटर्न की बात करें ग्रोथ के, तो ग्रोथ का पैटर्न जो होता है, बॉर्नसेक्स एक वैज्ञानिक था, उसने वृद्धि व समय के बीच ग्राफ बनाया, उसने ग्रोथ और टाइम के बीच ग्राफ बनाया, उसे उसने एस कर्व या वृद्धि कर्व या ग्रांड पीरियड कर्व या सिग्मॉइड कर्व कहा। मतलब बॉर्नसेक्स ने जो कर्व बनाया, जो ग्राफ बनाया, उसको सिग्मॉइड कर्व, एस कर्व अथवा ग्रोथ कर्व या ग्रांड पीरियड कर्व आदि नामों से जाना जाता है। ठीक, क्लियर। अब इस ग्राफ में 3 फेज होती हैं, एक लैग फेज, एक लॉग फेज और एक स्टेशनरी फेज। लैग फेज क्या होती है, प्रारंभिक काल में ग्रोथ धीमी होती है। ठीक है, सेल फॉर्मेशन फेज को ही एक्चुअल में हम लैग फेज बोलते हैं। इस पीरियड में क्या होता है कि ग्रोथ बहुत स्लोली होती है। ठीक है, लॉग फेज को हम एक्सपोनेंशियल पीरियड बोलते हैं, या इसको हम सेल एलोंगेशन फेज बोलते हैं, सेल एनलार्जमेंट फेज भी कह सकते हैं। इस फेज में क्या होता है कि वृद्धि तेज और बहुत अधिक होती है, मतलब अधिकतम जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है वो इसी फेज में होती है। स्टेशनरी फेज या स्टेडी फेज, या इसको हम लास्ट फेज कह सकते हैं, या इसको हम ऑर्गेनोजेनी कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन फेज भी कह सकते हैं। इसमें वृद्धि रुक जाती है और ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है और प्लांट के जो ऑर्गन है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट कीज है इससे संबंधित, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे। बड़ा टॉपिक है, थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 1 घंटे का वीडियो हो, लेकिन पूरा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप जानने की कोशिश करेंगे पूरा, अगर अच्छे से देखेंगे, और इसको देखने के बाद आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, नेट, नीट, बीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए
बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसलिए पूरा देखिएगा। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ग्रोथ ऑफ अ पार्ट और होल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉज्ड बाय सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल्स। मतलब वृद्धि क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के पूरे की या उसके किसी एक पार्ट की वृद्धि नए मटेरियल के सिंथेसिस के कारण होती है, ठीक है। और ये सिंथेसिस इंट्रासेलुलर भी हो सकती है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकती है। मतलब ये वृद्धि विद इन द सेल हो सकती है, सेल के अंदर हो सकती है और सेल के बाहर भी हो सकती है, आउटसाइड दिस सेल हो सकती है। आउटसाइड जब वृद्धि होती है तो उसको एक्यूमुलेशन या एक्रीडेशन बोलते हैं। जब कोशिका के बाहर कोई पदार्थ या उसका कोई पार्ट बढ़ता है तो डेट इज accumulation या accretion. Growth is associated with high degree of metabolic activities which include both anabolic और synthetic reactions and catabolic और breakdown reactions. मतलब इसका मतलब हुआ कि जो वृद्धि है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या जो उपापचय क्रियाओं की हाई डिग्री है उससे जुड़ी होती है। इसमें दो तरह की मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, एक तो एनाबॉलिक क्रियाएं होती हैं जिनको हम संश्लेषित क्रियाएं बोलते हैं, सिंथेटिक रिएक्शंस बोलते हैं, या बेनिफिशियल रिएक्शंस बोलते हैं, जिनमें बेनिफिशियरी प्रोडक्ट जो है बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं और बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। दूसरी होती है कैटाबॉलिक रिएक्शंस, या इनको ब्रेक डाउन रिएक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती है? इनके थ्रू वे पदार्थ बनते हैं बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं और वो निकल जाते हैं। ड्यूरिंग द ग्रोथ द रेट ऑफ एनाबॉलिज्म इज मोर देन कैटाबॉलिज्म। मतलब जब वृद्धि होती है, जब किसी भी प्लांट में वृद्धि होती है या किसी भी जीव में वृद्धि होती है तो उस समय जो एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनका रेट कैटाबॉलिक रिएक्शन से ज़्यादा होता है। मतलब जो संश्लेषित क्रियाएं हैं उनकी दर जो है हानिकारक क्रियाओं की दर से कम होती है। बेनिफिशियल क्रियाएं ज़्यादा होती हैं बॉडी में, बेनिफिशियल पदार्थ ज़्यादा बनते हैं, हानिकारक पदार्थ कम बनते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। प्लांट्स हैव कैपेसिटी फॉर indeterminate और अनलिमिटेड ग्रोथ विच कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं जब हमने चैप्टर शुरू किया कि जो प्लांट है उनके अंदर जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है और ये वृद्धि पूरे लाइफ टाइम चलती है, ठीक है। पूरे जीवन भर प्लांट के अंदर वृद्धि होती रहती है। ड्यू टू विच, जबकि एनिमल में ऐसा नहीं है, एनिमल में एक सर्टेन एज के बाद वृद्धि रुक जाती है। ड्यू टू विच ग्रोथ ऑफ प्लांट इज नोन एज यूनिक ग्रोथ, ठीक है। इसलिए प्लांट में ये जो वृद्धि है ये एक यूनिक मानी जाती है। पैरेन्काइमा जो होता है वो स्टोर करता है फूड को। पैरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं, अभी हमने आप लोगों को एनसीईआरटी की एनाटॉमी का एक चैप्टर पढ़ाया है, उसमें कुछ टिश्यूज़ के बारे में बताया, लेकिन कल हम आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक और देंगे, ठीक है। फिजियोलॉजी का भी हो सकता है या एनाटॉमी या मोर्फोलॉजी से संबंधित हो सकता है, तो उसको भी आप लोग पूरा देखिएगा। और ये जो मैं आप लोगों को बताता हूँ ये मेरे खुद के प्रिपेयर किए हुए नोट्स हैं। कई किताबों से जो है इम्पोर्टेंट्स चीज़ें ला करके एक जगह कलेक्ट करता हूँ, तब आपको बताता हूँ। तो पैरेन्काइमा जो है वो क्या करते हैं? फूड का स्टोरेज करते हैं, ठीक है। कोलेनकाइमा क्या करते हैं? कोलेनकाइमा में कल मैंने आपको वीडियो में बताया था, एनाटॉमी जब पढ़ा रहा था, कि हाइपोडर्मिस जो होती है डाइकोट के स्टेम की, वो कोलेनकाइमेटस सेल से बनी होती है। और ये कोलेनकाइमा क्या करता है? ये इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है किसको? प्लांट को। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल सपोर्ट इस कोलेनकाइमा प्रदान करता है। ये कल मैंने आपको बताया। तो कोलेनकाइमा प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। जो कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा के अलावा, वो क्या करते हैं? प्लांट को इलास्टिसिटी प्रदान करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, और स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है प्लांट को, ठीक है। जाइलम
वाटर के कंडक्शन में हेल्प करता है। फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। मेजरमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ, अब पौधों की जो वृद्धि है उसको मापा कैसे जा सकता है? तो एक तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके हम पौधों की वृद्धि को माप सकते हैं। दूसरा हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप का यूज करके माप सकते हैं। तीसरा, सर जेसी बोस ने एक यंत्र बनाया था, जगदीश चंद्र बोस ने, उसको हम क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इन्वेंशन था, ये प्लांट की ग्रोथ को मापने में बहुत यूजफुल होता है। बाकी कई तरह के वृद्धि मापी भी होते हैं, ग्रोथ मीटर होते हैं, जैसे ARC ऑक्जेनोमीटर है, पेफेफर पुली ऑक्जेनोमीटर या माइक्रोमीटर स्क्रू ऑक्जेनोमीटर। ये सब क्या है? इनके थ्रू हम प्लांट की जो ग्रोथ है उसको माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। एफिशिएंसी इंडेक्स बहुत महत्वपूर्ण है, इसका वीडियो मैं आप लोगों को एक बार पहले भी दे चुका हूँ। यूनिट समय में प्लांट के आकार और क्षेत्र में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? एफिशिएंसी इंडेक्स कहते हैं। मतलब एक यूनिट टाइम में प्लांट के कोई भी ऑर्गन हो, जैसे कि लीफ, फ्लावर, फ्रूट, इनके अंदर जो ग्रोथ होती है उसको हम एफिशिएंसी इंडेक्स कहते हैं। EI भी बोलते हैं इसको। एफिशिएंसी इंडेक्स का मान भिन्न भिन्न स्पीसीज में या भिन्न भिन्न जो ऑर्गन्स हैं उनमें अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, वेरी करता है। ठीक है, इसके अलावा फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द ग्रोथ, अगर हम देखें कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, तो पहला फैक्टर है लाइट। लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित ग्रोथ को करता है, तो वो लाइट करती है। लाइट रिलेटेड विद द फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ द रूट एंड शूट और डिफरेंशिएशन, मतलब जो प्रकाश होता है वो फोटोसिंथेसिस से संबंधित होता है। अगर प्लांट्स को पर्याप्त मात्रा में प्रकाश ना मिले, लाइट ना मिले, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो उनके अंदर फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं, रूट है, शूट है, लीफ, शूट के पार्ट हैं, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, उनके लिए क्या फूड उपलब्ध नहीं हो पाएगा और जो है वो वृद्धि प्रभावित होगी प्लांट की। प्रकाश जो या लाइट वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था तथा सीड जर्मिनेशन के समय आवश्यक नहीं होता है। मतलब जब सीड का जर्मिनेशन होता है उस समय अगर लाइट नहीं भी मिलती है तो भी कोई प्रभाव वृद्धि पर नहीं पड़ता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ लाइट का क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब पौधे की वृद्धि के समय यदि लाइट उपस्थित नहीं होती है, लाइट कम मिलती है, तो इटियोलेशन ऑफ प्लांट्स हो जाता है। ठीक है, मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो मुरझाने लगते हैं, पीले पड़ने लगते हैं। और फोटोमॉर्फोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है? प्रकाश प्लांट मॉर्फोलॉजी का कंट्रोल करता है। मतलब जो लाइट होती है वो प्रकाश होता है, वो प्लांट की मॉर्फोलॉजी को कंट्रोल करता है। दूसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर या तापमान। तापमान क्या है? प्लांट की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। ठीक है, ये NCERT में 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है और LN के नोट्स में ये 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। तो हम दो जगह ये डिफरेंट वेरी किया तो मैंने नोट कर दिया इसको। तो ये NCERT का ज़्यादा मान्य होता है, तो उसको 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर एक प्लांट की ग्रोथ के लिए होना आवश्यक है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जब टेम्परेचर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्लांट की जो कोशिकाओं का प्रोटोप्लाज्म होता है उसका विघटन होने लगता है, वो डिग्रेड होने लगता है और एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन होने लगता है। मतलब पानी का जो लॉस है प्लांट से, जो ट्रांसपायरेशन के थ्रू, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के थ्रू वाटर लॉस होता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगता है जब हाई टेम्परेचर होता है 45 डिग्री या उससे ऊपर। और डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स होता है, मतलब जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कौन नियंत्रित करता है? एंजाइम्स या हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर्ड होने लगते हैं। ठीक है, और
कोएगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होने लगता है। ये सारी प्रोसेस किसके कारण होने लगती है? टेम्परेचर हाई होता है और लो हो जाए तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैसी हो जाती है? स्लो हो जाती है। एंजाइम क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं या डीएक्टिव हो जाते हैं। तीसरा फैक्टर जो है वो महत्वपूर्ण फैक्टर है वाटर या जल। जल या वाटर वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। किसी भी प्लांट की वृद्धि के लिए जल आवश्यक है। ये किस किस काम के लिए आवश्यक? सेल की इलोंगेशन के लिए जल आवश्यक है। अगर सेल में जो टर्जिडिटी है, स्फीत दाब को मेंटेन करने के लिए या स्फीति को मेंटेन करने के लिए ग्रोइंग सेल के अंदर वाटर की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके अलावा एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए भी जो वाटर है वो बहुत आवश्यक होता है और इसका मान जो है वाटर पोटेंशियल का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ये शून्य होता है तो फिर ये नुकसानदेह होता है प्लांट की वृद्धि के लिए। चौथा जो फैक्टर है वो भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, उसको ऑक्सीजन कहते हैं हम लोग। ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसेंशियल फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब प्लांट के अंदर जो कोशिकीय श्वसन क्रिया होती है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस, जिसको हम ईएमपी पाथवे कहते हैं, एमडेन मेयरहॉफ पाथवे कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ईएमपी, क्रेब्स साइकिल, इसके अलावा ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है इसके लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऑक्सीजनिक रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी और जब प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्लांट की अन्य जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं उनके लिए ऊर्जा उपलब्ध नहीं हो पाएगी। जब ऊर्जा उपलब्ध नहीं हो पाएगी तो क्रियाएं रुक जाएंगी। क्रियाएं रुक जाएंगी तो प्लांट कैसा हो जाएगा? मृत अवस्था में चला जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा ऑक्सीजन का क्या रोल है? इसके अलावा ऑक्सीजन एनाबॉलिक और सिंथेटिक एक्टिविटीज के लिए भी बहुत आवश्यक है। जैसे आप लोगों को बताएं कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है। अगर वो रिलीज होना बंद हो जाए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो, तो एक दूसरे से लिंक है। मान लीजिए सोलर एनर्जी नहीं मिल रही है प्लांट को, सूर्य ऊर्जा नहीं मिल रही है या लाइट नहीं मिल रही है, तो उससे क्या होगा? क्लोरोफिल जो होगा वो लाइट की एब्सेंस में क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस ना होने के कारण ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है। तो ये बहुत सारी सी रिएक्शन है। न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, और माइक्रो न्यूट्रिएंट में जिंक है, फेरस है। ठीक है। और कुछ ये रॉ मटेरियल होते हैं किसके लिए? प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस के लिए। कार्बन, ऑक्सीजन, जिंक, फेरस, ये क्या होते हैं? रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक। इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ या इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ सीड, ट्यूबर, बल्ब एक्सेप्टर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन कंटेन्ड। मतलब जो वृद्धि की शुरुआत होती है उसकी दर किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है सीड के अंदर, ट्यूबर के अंदर, बल्ब के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिशन के अमाउंट पे। मतलब जैसे आलू है, एक सड़ा सा आलू लगा दो आप तो वो थोड़ी ना प्लांट बनेगा, उससे जर्मिनेट ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ क्या है? डिग्रेड होकर के वो प्लांट बनता है ना। तो न्यूट्रिएंट की बहुत वैल्यू है प्लांट ग्रोथ के अंदर। अब जेनेटिक फैक्टर की बात कर लें। नेक्स्ट जो है वो है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में दो तरह के होते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब बेस ऑफ द जीन्स और फिनोटाइप मतलब बाहरी लक्षणों। ये भी बहुत प्रभावित करते हैं प्लांट की ग्रोथ को। ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो ये भी डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन और मूवमेंट ऑफ मेन रूट, स्टेम एंड ब्रांच। मतलब जो रूट है, स्टेम है और शाखाएं हैं, उनके उत्पत्ति और मूवमेंट को डिटरमाइन करता है कौन? ग्रेविटी। अगर मिट्टी में गुरुत्वाकर्षण ना हो, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ना हो, तो रूट का क्या है? वो कैसी होती है?
पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है कि निगेटिवली? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है, क्योंकि वो उल्टी जाती है और सीधे धंस जाती है ज़मीन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन, कुछ और की पॉइंट्स हैं, जैसे डिफरेंशिएशन, कोशिका में परमानेंट चेंज हो जाना, कोशिका या सेल के अंदर परमानेंट चेंज हो जाना। वो चेंज कैसा भी हो सकता है, स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, वो चेंज बायोकेमिस्ट्री में भी हो सकता है, मतलब जो बायोकेमिकल पाए जाते हैं उनमें भी हो सकता है, कोशिका के साइज में भी चेंज हो सकता है, फिजियोलॉजी में भी हो सकता है, प्रोटोप्लाज्म और अन्य कंटेंट में भी अगर कोई परमानेंट चेंज हो रहा है तो वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन क्या है? द फिनोमिना वियर सर्टेन लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स रीअगेन या रीगेन और अटेन देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। मतलब यह एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें यह बताया जाता है कि जब कोई डिफरेंशिएटेड सेल, सपोज करिएगा कि कोई एक विभाजित कोशिका है, डिफरेंशिएटेड सेल है, ठीक है, जो जिसमें कैपेबिलिटी ना हो विभाजन की, और वो क्या है, उसके अंदर एबिलिटी आ जाए विभाजन की और फिर से वो नई कोशिकाएं बना ले। मतलब सेकेंडरी टिश्यूज होते हैं कुछ ऐसे जो डी डिफरेंशिएशन का काम करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने कॉर्क कैम्बियम का नाम सुना होगा, दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। मतलब कैम्बियम एक ऐसी चीज, ऐसा टिश्यू है प्लांट के अंदर जो खुद तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है, मतलब प्राइमरी टिश्यू से बनता है, और सेकेंडरी टिश्यू है, लेकिन इसके अंदर भी विभाजन की एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है। तो ये क्या करता है, ये सेकेंडरी टिश्यू बनाता है, जाइलम फिलोएम बनाने में मदद करता है। तो ये प्राइमरी कैम्बियम बोलते हैं इसको। ठीक है, आ डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू सेल कैन एक्ट एज अ मेरिस्टेम। मैंने अभी आपको बताया कि एक डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू या सेल होगी, वो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह कार्य करेगी, मेरिस्टेमेटिक सेल की तरह कार्य करेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम या बाउंड कैम्बियम, दीज आर द मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ द डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू और सेल्स। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू और सेल्स के। 2021 के पीजीटी में ये क्वेश्चन आया था, यूपी के पीजीटी में, और अभी ईआरएमएस के एग्जाम में भी आया था, ईआरएमएस के एग्जाम में भी आया था पीजीटी में ही, कि वह कौन सा सेकेंडरी टिश्यू है जिसके अंदर विभाजन की क्षमता होती है, कैपेबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, तो वो कैम्बियम जितने भी होते हैं उनके अंदर, लगभग सबके अंदर होती है, वो एज अ मेरिस्टेम काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ अभी कि ये जो कैम्बियम होते हैं ये कैसे बने होते हैं, ये फुली मतलब पूर्ण रूप से डिफरेंशिएटेड कोशिकाएं होती हैं, पैरेन्काइमा सेल, उनसे बनते हैं, और उसके बाद फिर इनके अंदर विभाजन की क्षमता आ जाती है। तो ये अब तीसरा टर्म है रीडिफरेंशिएटेड या रीडिफरेंशिएशन, द प्रोसेस वेयर द डी डिफरेंशिएटेड सेल्स again lose their ability to divide to form permanent cell is called redifferentiation। मतलब वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसमें डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, सपोज करो कॉर्क कैम्बियम सेल्स, अगेन लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, फिर से अपनी विभाजन करने की क्षमता को खो देती है, और नए जो परमानेंट टिश्यू है उनको बनाने में सक्षम नहीं होती है, जिसको हम इसमें मोस्टली हम कह सकते हैं सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम। ये किससे बनते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम कैम्बियम से बनते हैं, और ये जो है इनके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, कॉर्क, सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर फॉर्म थ्रू द रीडिफरेंशिएशन, ये सब रीडिफरेंशिएशन के थ्रू बन जाते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात कर लेते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स जिनको हम लोग कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम हार्मोन्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हार्मोन्स, ऑल्सो कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स, इनको हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, पीजीएस भी बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी बोलते हैं इनको प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस। बॉन सेक्स, वही साइंटिस्ट, ठीक है,
ऑर्गन फॉर्मिंग सब्सटेंस उसने इनको कहा। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम हार्मोन के नाम से जानते हैं, फाइटो हार्मोन के नाम से जानते हैं, पीजीएस के नाम से, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस के नाम से जानते हैं, और एक वैज्ञानिक वॉन सेक्स था, उसने उसको ऑर्गन फॉर्मिंग सब्सटेंस भी कहा, बोला। प्लांट हार्मोन्स होते क्या है? दे आर द स्मॉल सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये बहुत सूक्ष्म सरल कार्बनिक सब्सटेंस होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। दे हैव डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, इनकी केमिकल कंपोजिशन भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। दे रिक्वायर्ड इन लो कंसंट्रेशन, ये क्रियाओं को चलाने के लिए बहुत कम मात्रा, कम सांद्रता में इनकी आवश्यकता होती है। दे इन्फ्लुएंस द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, ये प्लांट के अंदर होने वाली सभी जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या कहा? ये सब बहुत सूक्ष्म होते हैं, सिंपल होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो भिन्न भिन्न होती है, इनको लो कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन ऑक्सिन था, पहला हार्मोन जिसकी खोज हुई वो ऑक्सिन था, और एफ.डब्ल्यू. वेंट ने इसकी खोज की थी। पहले हार्मोन की खोज एफ.डब्ल्यू. वेंट ने की थी, और हार्मोन शब्द जो दिया था वो स्टारलिंग ने दिया था। किसने दिया था? हार्मोन शब्द एक वैज्ञानिक था स्टारलिंग, उसने दिया था। और फाइटो हार्मोन शब्द एक वैज्ञानिक था थियामीन या थियामेन बोलते हैं, उसने दिया था। ठीक है। कृत्रिम हार्मोन कौन कौन से हैं? कृत्रिम हार्मोन क्या क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल हार्मोन भी बोलते हैं इनको हम लोग। आर्टिफिशियल हार्मोन्स वे केमिकल होते हैं जो पादप हार्मोन के समान व्यवहार दर्शाते हैं। मतलब आर्टिफिशियल हार्मोन वे केमिकल्स होते हैं, द केमिकल्स विच एक्ट एज अ प्लांट हार्मोन, जो एक प्लांट हार्मोन की तरह क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, एक्शन करते हैं। ठीक है। इनको सिंथेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। दे ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक हार्मोन, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक हार्मोन, जैसे कि NAA, नेफेथिलीन एसिटिक एसिड, नेफेथिलीन एसिटिक एसिड 2,4-D, इसको हम एक खरपतवार नाशी के रूप में यूज करते हैं, खरपतवार नाशी के रूप में यूज करते हैं, मतलब वीडीसाइड के रूप में यूज करते हैं, हर्बिसाइड के रूप में यूज करते हैं। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको, 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-5-T, 2,4-5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये भी एक तरीका सिंथेटिक हार्मोन है, आर्टिफिशियल हार्मोन है। ठीक है। इसके अलावा IPA, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड या पायरुविक एसिड, इंडोल पायरुविक एसिड, PEA, फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, दीज आर द सिंथेटिक हार्मोन और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन्स। ठीक है। इसके अलावा हम क्लासिफिकेशन करें अगर फाइटो हार्मोन्स का, तो उनको क्लासीफाई करें, वर्गीकृत करें, तो हम देखते हैं कि दो तरह के होते हैं। एक तो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स होते हैं और एक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स होते हैं। मतलब एक भी हार्मोन्स होते हैं जो वृद्धि को बढ़ाते हैं, वृद्धि को प्रमोट करते हैं, एक भी होते हैं जो वृद्धि को रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, रिटार्डेंट्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है। ग्रोथ प्रमोटर्स में आपका मोस्टली जो हार्मोन आता है वो होता है ऑक्सिन। ठीक है। और ऑक्सिन में IA, इंडोल एसिटिक एसिड, नेचुरल है, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स, ये तीनों क्या है? दीज आर द ग्रोथ प्रमोटर्स। ठीक है। आप ग्रोथ इनहिबिटर्स की बात करें तो IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, C2H4। ठीक है। और तीसरा जो है ABA, एब्सिसिक एसिड, ये क्या है? दीज आर द ग्रोथ इनहिबिटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स, दीज आर ग्रोथ इनहिबिटिंग एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज लाइक डोर्मेंसी एंड एब्सिशंस। मतलब ये वो हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ या वृद्धि को रोकने के काम करते हैं, जैसे कि ये सीड को डोर्मेंसी अवस्था में ले जाते, एब्सिशन होने लगता है, पत्तियां मुरझाने लगती, झड़ने लगती। एब्सिशन है क्या?
फॉलिंग और शेडिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का मुरझाकर टूट कर गिरना, और फ्रूट्स का और फ्लावर्स का भी इसी तरह कर जो है प्लांट से अलग होना, वो क्या कहलाता है? एब्सिशन कहलाता है। दूसरा हार्मोन अगर हम बात करें इथाइलिन, इथाइलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इज अ फाइटो हार्मोन, ये भी एक प्लांट हार्मोन है, ग्रोथ इनहिबिटर की तरह इसको भी यूज़ करते हैं हम लोग। 2,4-C2H4 बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और ये गैसियस हार्मोन्स होता है इथिलीन, ठीक। इसके अलावा ऑक्सिन की बात करें, ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन ग्रीक वर्ड, ऑक्सिन जो है ग्रीक वर्ड ऑक्सीन से बना है। इसका मतलब होता है टू ग्रो, वृद्धि करना। इसकी सबसे पहले खोज जो है चार्ल्स डार्विन ने की थी। ऑक्सीन की सबसे पहले खोज जो की थी वो चार्ल्स डार्विन ने और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन ने की थी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, कैनेरा घास होती है, कैनरी घास, जिसको फैलासिस बोलते हैं। इसमें स्टिमुलस की तरह इन्होंने इसको एक शब्द दिया, स्टिमुलस, ठीक है। और इन्होंने इसका वर्णन जो है अपनी किताब पावर ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लांट में किया था, ठीक। चार्ल्स डार्विन, उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने, ठीक। ऑक्सिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन, ऑक्सिन को सबसे पहले मनुष्य की पेशाब से आइसोलेट किया गया, बिकॉज इट डजेंट हैव एनी मेटाबोलिक रोल, सो एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम बॉडी। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन यूरिन के अंदर ऑक्सीजन है उसका कोई रोल नहीं होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, इसलिए वो क्या होता है यूरिन के साथ बाहर आ जाता है, और उसको इसलिए यूरिन से क्या कर लिया गया? आइसोलेट। इट ऑल्सो आइसोलेटेड फ्रॉम द टिप्स ऑफ कैलियोप्टाइल्स ऑफ ओट्स, जो ओट होते हैं जई, उसके ऊपरी हिस्से से, कैलियोप्टाइल्स बोलते हैं या सीडलिंग्स बोलते हैं, उससे F.W. वेंट ने भी इसको आइसोलेट किया था, ठीक है। इसके अलावा इसका प्रीकर्सर की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में बहुत बनता है, नेट में भी बहुत बनता है कि ऑक्सीजन का प्रीकर्सर कौन होता है, ऑक्सीजन की उत्पत्ति किससे होती है? तो ट्रिप्टोफान एक अमीनो एसिड है, ये ऑक्सीजन का प्रीकर्सर कहलाता है, ट्रिप्टोफान। याद रखना, ट्रिप्टोफान एक अमीनो एसिड है, ये ऑक्सीजन का प्रीकर्सर होता है। फंक्शन की अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो बहुत सारे फंक्शन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दे हेल्प टू इनिशियल रूटिंग इन स्टेम, कटिंग एंड एप्लीकेशन, वाइडली यूज फॉर द प्लांट प्रोपेगेशन। इसका ऑक्सीजन का यूज सबसे ज़्यादा जो है प्लांट प्रोपेगेशन में जो है किया जाता है, कटिंग में, स्टेम की रूटिंग में, ठीक है। ऑक्सीजन प्रमोट्स फ्लावरिंग, ये फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है, प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीव्स ड्रॉप एट अर्ली स्टेज बट प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स। मतलब ये क्या करते हैं कि जो नए पत्ती, फूल, फल निकलते हैं उनकी अर्ली स्टेज में क्या करते हैं? ये गिरने से रोकते हैं उनको, लेकिन जब वो जो है पक जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उस समय ये उनके पुराने हो जाने पर उनके एब्सिशन में भी हेल्प करते हैं, उनके टूट कर गिरने में भी मदद करते हैं। एपिकल डोमिनेंस इसका मेन फंक्शन होता है, एपिकल डोमिनेंस इसका मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन का। क्या है? अधिकांश हायर प्लांट्स में एपिकल बड की उपस्थिति में लैटेरल बड की वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि एपिकल बड ऑक्सीजन का सीक्रेशन करती है। मतलब अधिकांश जो हायर प्लांट है उनमें एपिकल बड अगर है तो उस समय लैटेरल बड्स ग्रो नहीं करती है, क्योंकि एपिकल बड से क्या होता है? एपिकल बड से ऑक्सीजन का सीक्रेशन होता है जो लैटेरल बड की ग्रोथ को रोक देता है। तो एपिकल डोमिनेंसी इसका मेन फंक्शन है। ऑक्सीजन कैम्बियम में कोशिका इनिशिएशन व प्रमोशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब ऑक्सीजन जो होता है वो कैम्बियम में
सेल इनिशिएशन और सेल प्रमोशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सिन जाइलम डिफरेंशिएशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको नियंत्रित करता है, जाइलम को डिफरेंशिएट करने में भी हेल्प करता है। ठीक, अभी हाँ, नेक्स्ट है डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन क्या है? डीकैपिटेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड और शूट टिप। मतलब अगर हम एपिकल वर्ड को हटा दें या शूट टिप को हटा दें तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीकैपिटेशन। और जब इसको हटा देंगे तो लेटेरल वर्ड की ग्रोथ शुरू हो जाएगी, लेटेरल वर्ड वृद्धि करने लगती है। ठीक है, तो ऐसा यूज्ड और एप्लीकेशंस क्या है ऑक्सिन के? इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी इज अ प्रोसेस बाय विच वी मेक या बी फॉर्म्ड सीडलेस फ्रूट। पार्थेनोकार्पी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम बीजहीन जो फल हैं उनको उत्पन्न करते हैं, जैसे टोमेटो। ठीक है, रूटिंग में भी इसका बहुत यूज है। स्टिमुलेट द रूट फॉर्मेशन ऑन द स्टेम कटिंग। मतलब ये क्या करता है कि जब माइक्रो प्रोपगेशन में हम स्टेम कटिंग करते हैं तो उस समय ये कि रूट का फॉर्मेशन कर देता है स्टेम के ऊपर। ठीक है, और इसके लिए दो ऑक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, IBA और NAA। फ्लावरिंग में 2,4-D और NAA स्प्रे ऑन द लीची एंड पाइनएप्पल फॉर फ्रूटिंग। मतलब लीची में जब फल नहीं आ रहे हो और पाइनएप्पल में, तो उस समय हम 2,4-D और NAA का क्या करेंगे, NAA का कर देंगे स्प्रे उस पर, तो फ्रूटिंग होने लगती है। यूज्ड एज हर्बिसाइड। 2,4-D को हम हर्बिसाइड के रूप में, बीड साइड के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, ये डाइकॉट बीड्स को मार देती है लेकिन मोनोकॉट बीड पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए गेहूं और चावल की फसल में इसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है कि ताकि दूसरे जो डाइकॉट से जैसे खरपतवार है, राई वगैरह या सरसों वगैरह, वो ग्रो ना कर सके उसके साथ, क्योंकि ये सिर्फ डाइकॉट पर अपना प्रभाव छोड़ती है, मोनोकॉट पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। ऑक्सिन ऑल्सो यूज्ड फॉर द स्टिमुलेट डॉर्मेंसी एंड सेल डिवीजन। मतलब ऑक्सिन को डॉर्मेंसी बढ़ाने के लिए और सेल डिवीजन बढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ऑक्सिन जो है पौधों में फीमेलनेस, मादापन का प्रभाव उत्पन्न करता है। मतलब उसमें प्लांट के अंदर ऑक्सिन अगर ज़्यादा है तो उससे उसके अंदर क्या हो जाएगा, फीमेल कैरेक्टर्स ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, टीबा, टीबा इसको बोलते हैं ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। टीबा, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड एक एंटीऑक्सिडेंट है जो कपास की खेती में बहुत लाभदायक होता है। ये कपास की खेती में बहुत लाभदायक होता है। अब हम बायोएसिड की बात करें ऑक्सिन के, तो बायोएसिड किसी भी जीवित प्लांट्स अथवा उसके किसी भाग में, किसी भी जीवित प्लांट अथवा उसके किसी भाग में किसी पदार्थ की सक्रियता के कारण वृद्धि संवेदना के परीक्षण को बायोएसिड कहा जाता है। मतलब किसी भी जीवित प्लांट या उसके किसी भी पार्ट में किसी पदार्थ की सक्रियता बढ़ जाए, मान लीजिए कोई पदार्थ बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाए, तो उससे वृद्धि संवेदना के परीक्षण के दौरान जो जैव मापन होता है उसको हम बायोएसिड कहते हैं। द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन कैन बी टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ बायोएसिड। ऑक्सिन का जो कार्य है वो हम बायोएसिड के द्वारा ही जान सकते हैं। अवेना कर्वेचर टेस्ट होता है एक उसके द्वारा, और एक रूट ग्रोथ इनहिबिशन टेस्ट होता है उसके द्वारा। अब टाइप ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन भी दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल ऑक्सिन और एक सिंथेटिक ऑक्सिन। ठीक है, नेचुरल ऑक्सिन्स और सिंथेटिक ऑक्सिन्स। नेचुरल ऑक्सिन्स क्या होते हैं? दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। इनको पौधों के अंदर पौधे ही प्रोड्यूस करते हैं, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये नेचुरल ऑक्सिन है। सिंथेटिक में आते हैं आपके 2,4-D, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये 2,4-D। ठीक है, 2,4,5-T, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी
एसिटिक एसिड, NaA, ठीक है। दीज आर द प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली। इनको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि जिब्रेलिन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखेंगे तो C19H26O6 इसका फॉर्मूला है जिब्रेलिन का, ठीक। इट इज ऑल्सो प्रोमोटरी हॉर्मोन्स, ये भी एक क्या है, ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स है। मोर देन 100 जिब्रेलिन्स आर रिपोर्टेड इन फंजाई एंड हायर प्लांट्स, मतलब 100 से ज़्यादा जिब्रेलिन्स जो है अभी तक कवकों और उच्च पादपों में देखे गए हैं। जिब्रेलिक एसिड Ga3 वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिन्स टू बी डिस्कवर्ड। जिब्रेलिक एसिड पहला जिब्रेलिन्स था जिसकी खोज हुई, ठीक है। दे आर एसिडिक इन नेचर, जिब्रेलिन्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, अम्लीय होते हैं, प्रकृति में अम्लीय होते हैं। द बकाने या बकानी बोलते हैं इसको, एक फूलिश सीडलिंग होता है, इसको बकानी डिजीज बोलते हैं, ऑफ राइस बाज कॉज्ड बाई अ फंगल पैथोजन। ये बीमारी जो बकानी डिजीज ऑफ राइस होती है ये फंगल पैथोजन के द्वारा होती है, इसको फूलिश सीडलिंग के नाम से भी जाना जाता है। और इस पैथोजन का नाम है जिससे ये होती है जिब्रेला फ्यूजीक्रोए। जिब्रेला फ्यूजीक्रोए एक फंगस पैथोजन है जिसके कारण ये बकानी डिजीज ऑफ राइस होती है, ठीक है। ई कुरोसावा ने इसको आइडेंटिफाई किया और जिब्रेलिक एसिड को पहचान कर उन्होंने इसको जो है आइडेंटिफाई किया। प्रीकर्सर अगर हम बात करें जिब्रेलिक एसिड की तो एसिटाइल कोएंजाइम ये इसका प्रीकर्सर होता है। उसका ट्रिप्टोफान होता है ऑक्सीजन का, इसका एसिटाइल कोएंजाइम ये होता है प्रीकर्सर, इससे ये बन जाता है। जिब्रेला फंजाई जो होता है वो एस्कोमाइसिटीज जिनको हम सेक फंजाई भी बोलते हैं की अपूर्ण अवस्था फ्यूजेरियम या ड्यूट्रोमाइसिटीज है, ठीक है। जिब्रेला क्या है, एस्कोमाइसिटीज की अपूर्ण अवस्था फ्यूजेरियम ड्यूट्रोमाइसिटीज है। जिब्रेलिन का जैव संश्लेषण मेवालोनिक एसिड पाथवे द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जिब्रेलिन का जो सिंथेसिस होता है बायोसिंथेसिस वो मेवालोनिक एसिड पाथवे द्वारा होता है। और ये कोरेने इसका पूर्व पदार्थ है, कोरेने इसका पूर्व पदार्थ है, प्रीकर्सर है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें अगर हम जिब्रेलिन के तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो जिब्रेलिन स्टेम इलोंगेशन तथा अन्य एरियल पार्ट्स के इलोंगेशन को स्टिमुलेट करता है। मतलब जो जिब्रेलिन होता है वो क्या करता है, स्टेम का इलोंगेशन करता है और एरियल पार्ट जो भी बाहरी पार्ट होते हैं पौधे के उनको भी इलोंगेशन में मदद करता है, स्टिमुलेट कर। इंक्रीज द साइज ऑफ स्टेम एंड फ्रूट्स, ये जो है फ्रूट के साइज को बढ़ाता है और स्टेम के साइज को बढ़ाता है। इसके अलावा अगर हम इसकी बॉल्टिंग की बात करें तो इन द रोजेट प्लांट या कैबेज या बीट जितने भी रोजेट प्लांट है जस्ट प्रियर टू रिप्रोडक्शन फेज, मतलब रिप्रोडक्शन फेज के पहले द इंटरनोड एलोंगेट enormously causing a marked increase in stem height. This is called bolting. मतलब bolting क्या है, जैसे bolting को देखा गया कि रोजेट प्लांट जितने भी है जैसे कैबेज है, फूल गोभी है, बीट है, चुकंदर है, इनमें क्या होता है रिप्रोडक्टिव फेज के पहले इंटरनोड बहुत तेजी के साथ एनॉर्मसली बढ़ती है, ठीक है। और उसमें इतनी उसकी स्टेम की हाइट बढ़ जाती है तो एक एनॉर्मस हाइट बढ़ती है, तो उसको हम जो है कहते हैं बोल्टिंग। क्या कहते हैं, बोल्टिंग। सीड जर्मिनेशन, जिब्रेलिन स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ
हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फूड। मतलब सीड जर्मिनेशन के दौरान जिबरेलिन क्या करता है कि बहुत तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को सिंथेसिस करता है, उनका संश्लेषण करता है, किसके लिए? रिजर्व फूड है उसका मोबिलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, जैसे अल्फा अमाइलेज, प्रोटीएजेज, ये सब जो है ये क्या करता है? सिंथेसिस करता है। यूज की बात करें अगर हम जिबरेलिन्स के, तो फ्लावरिंग इसका मुख्य जो है लॉन्ग डे प्लांट में, ये लंबे दिनों वाले पौधों में फ्लावरिंग मुख्य इसका काम है। अनुवांशिक ड्वार्फनेस भी ये दूर करता है, जेनेटिक ड्वार्फनेस जो होती है उसको दूर करता है। और सब सब्सटीट्यूट ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट है, मतलब जो सीड को कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है उसका ये सब्सटीट्यूट है। ठीक है, दे डिले सेंसिस, ये जो है सेंसिस को भी क्या करता है? डिले करता है और डोरमेंसी को तोड़ देता है। प्लांट की जो डोरमेंसी होती है सीड की, उसको तोड़ने का काम करता है, डोरमेंसी को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, दे डेवलप मेलनेस इन प्लांट, ये क्या करता है? मेलनेस को बढ़ाता है प्लांट के अंदर, जबकि वो फीमेलनेस को बढ़ाता था। ऑक्सीजन किसको बढ़ाता था? फीमेलनेस को। ठीक है, स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस, ये माल्टिंग प्रोसेस को जो है ब्रूइंग इंडस्ट्री, जो शराब इंडस्ट्री होती है उसमें बढ़ाने का काम करता है माल्टिंग प्रोसेस को। माल्टिंग अभी हमने बता ही दिया आपको है क्या, माल्टिंग के बारे में हमने आपको, नहीं सॉरी, मॉल्टिंग के बारे में बता दिया, माल्टिंग के बारे में नहीं बताया, इसके बारे में फिर बताएंगे। ठीक है, लीडिंग अर्ली सीड प्रोडक्शन, ये जल्दी से सीड प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देता है। डिले द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, और जो फल होते हैं उनको पकने में देरी करता है। ठीक है, तो ये जिबरेलिन्स के यूज हो गए। इसके बाद अगर हम देखें तो साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन प्रमोटिंग हार्मोन है, ये कोशिका विभाजन को प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, कोशिका विभाजन को प्रमोट करता है। मिलर द्वारा साइटोकाइनिन उस समय अचानक खोज लिया गया जब प्रोफेसर स्कूग की प्रयोगशाला में तंबाकू पिथ के ऊतक कल्चर पर कार्य कर रहे थे। मतलब मिलर उस समय क्या कर रहे थे कि टोबैको के टिश्यू कल्चर पर काम कर रहे थे। ठीक है, ठीक, तो उस समय इनके द्वारा अचानक साइटोकाइनिन की खोज कर ली गई, साइटोकाइनिन की खोज कर ली गई फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेयरिंग स्पर्म डीएनए से। ठीक है, और साइटोकाइनिन के लिए बहुत सारे शब्दों का यूज किया गया विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा, जैसे काइनेटिन कहा है इसको मिलर ने, काइनिन कहा इसको स्कूग ने, और फाइटोकाइनिन कहा इसको ऑसबॉर्न ने, और साइटोकाइनिन कहा लेथम ने। ये बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने डिफरेंट टर्म्स का यूज किया साइटोकाइनिन के लिए। ठीक है, तो साइटोकाइनिन क्या है? आइसोलेशन इसका जो है, फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन आइसोलेटेड फ्रॉम अनराइप मेज ग्रेन्स और कर्नेल्स नोन एज जियाटिन बाय लेथम। मतलब कि जो साइटोकाइनिन है इसकी सबसे पहले प्राकृतिक रूप से इसको आइसोलेट किया गया था एक अनराइप मेज के कण से, अनराइप मेज के सीड से, ग्रेन से, मक्के के अधपके बीज से। ठीक है, जिसको या फिर कर्नेल्स, जिसको हम कर्नेल्स कहते हैं। और इसको जिस साइटोकाइनिन को खोजा गया था उसका नाम था जियाटिन, और जिसने खोजा था उस वैज्ञानिक का नाम था लेथम। क्या था? लेथम। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी आइसोलेटेड फ्रॉम कोकोनट मिल्क। उसके बाद इसको कोकोनट मिल्क से भी खोजा गया। अब देखो आप, प्लांट टिश्यू कल्चर में साइटोकाइनिन का यूज एज आ रूटिंग हार्मोन होता है, और इसको हम मोस्टली कोकोनट जो मिल्क होता है उसी के रूप में यूज करते हैं। कोकोनट का जो मिल्क होता है उसी के रूप में यूज करते हैं। कोकोनट मिल्क में भी साइटोकाइनिन पाया जाता है और ये रूटिंग को बढ़ावा भी देता है। अक्रेंस कहाँ है इसकी, पाया कहाँ जाता है? साइटोकाइनिन अकर्स इन रीजन्स
वेयर द रैपिड सेल डिवीजन अकर्स। वो उन स्थानों पर पाया जाता है साइटोकाइनिन जहाँ पर कोशिका विभाजन बहुत तेजी के साथ होता है, जैसे रूट एपिकल्स, ये रूटिंग को बढ़ावा देता है, डेवलपिंग शूट वर्ड्स और यंग फ्रूट्स, इनके अंदर ये बहुत तेजी के साथ पाया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अकरेंस हो गई। उसके बाद जो काइनेटिन्स या साइटोकाइनेन्स है आर मॉडिफाइड फ्रॉम द एडिनिन। इसका जो काइनेटिन्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडिनिन, एडिनिन का ये मॉडिफाइड फॉर्म है अल्फा प्यूरिन डिराइव्ड फ्रॉम टीआरएनए। ये जो है कहाँ से आता है? टीआरएनए से आता है। जियाटिन इसका उदाहरण है, बीएपी, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन्स बोलते हैं इसको, बीएपी, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन्स। अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन है सेल डिवीजन, इसका मेन फंक्शन है। कोशिका विभाजन इसका मुख्यतः फंक्शन है, और सेल इनलार्जमेंट, कोशिका को इनलार्ज करता है, वृद्धि करता है। मॉर्फोजेनेसिस भी इसका एक फंक्शन है। इसके अलावा रूटिंग का काम भी ये करता है। काउंटरिंग एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस को के बढ़ावे को ये रोकता है, काउंटर करता है। डिले द सेंसेस ए रिच मंडल लॉन्ग इफेक्ट बोलते हैं इसको, सेंसेस को रोक देता है, इसको रिचमंड लॉन्ग इफेक्ट बोलते हैं। फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स, ये शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को भी प्रेरित करता है। हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन द लीव्स, ये नई पत्तियों को बनाने में और क्लोरोप्लास्ट को पत्तियों के अंदर बनाने में मदद करता है। हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने का काम करता है, मतलब एपिकल डोमिनेंस को रोकता है। प्रमोट द न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन, ठीक है, डिले ऑफ लीफ सेंसेस, ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करता है और लीफ के गिरने को रोकता है, डिले करता है उसको, ठीक है। यूज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है? ओवरकमिंग द सेंसेस, ठीक है। मॉर्फोजेनेसिस इन टिश्यू कल्चर, ये टिश्यू कल्चर के अंदर मॉर्फोजेनेसिस के लिए यूज होता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन और लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन से जो है क्या होगा, सूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। उल्टा लिखा है, सॉरी। हाई ऑक्सिन और लो कंसंट्रेशन साइटिन से रूट फॉर्मेशन होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन और लो ऑक्सिन से सूट फॉर्मेशन होगा। इक्वल डालेंगे तो कैलस का फॉर्मेशन होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है टिश्यू कल्चर के लिए, ठीक है। अब बायोएसे की बात करें तो क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट के द्वारा इसको पता चलता है, सेल डिवीजन टेस्ट के द्वारा, टोबैको पिथ कल्चर टेस्ट के द्वारा, एक्सपेंशन ऑफ एक्साइट रेडिश कोटिलिडेंस के द्वारा भी इसको पता लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हार्मोन है वो है ABA, एब्सिसिक एसिड C15H20O4, ABA या एब्सिसिक एसिड C15H20O4, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, इसे एंटी ट्रांसपीरेशन हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। ये एंटी ट्रांसपायरेशन हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि यह विपरीत परिस्थितियों में प्लांट को विभिन्न प्रकार के स्ट्रेस से बचाता है। मतलब जब प्लांट से बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हो रहा हो, ऐसी परिस्थिति में जब प्लांट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, प्लांट में जल की कमी हो जाए, स्टोमेटा बंद करने में ये गर्मियों में टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाए तब ये मदद करता है। गर्मियों में वनों में एब्सिशन कर देता है, पत्तियों को जला देता है, ताकि क्या उससे क्या होता है कि वाटर का लॉस कम हो जाता है। स्टोमेटा बंद कर देता है पत्तियों के जल की कमी
होने पर ये बहुत सारी प्लांट की हेल्प करता है। इसका रोल एब्सिशन तथा डोरमेंसी को रीजनरेट करने में भी इसका रोल जो है एब्सिशन तथा डोरमेंसी को रेगुलेट करने में भी होता है। मतलब ये जो है पत्तियों को झड़ने और डोरमेंसी को रेगुलेट करने में भी मदद करता है। एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर है। ये क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर है। इससे भी पीजीटी, टीजीटी और नेट में बहुत क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन है ये। ग्रोथ इनहिबिटर के बारे में पूछ लेते हैं। एडिकॉट व ओक्यूमा ने 1953 में कपास के परिपक्व फलों के रस से एक वृद्धि निरोधक या ग्रोथ इनहिबिटर पदार्थ प्राप्त किया जिसको एब्सिशन कहा जाता है। ठीक है, जो एब्सिशन को प्रेरित करता था और इसको इन्होंने एब्सिसिक एसिड कह दिया या एब्सिशन कहा इसको। ठीक, ABA। उसके बाद बियरिंग और रॉबिन्सन ने बेटुला की पुरानी पत्ती से एक ग्रोथ इनहिबिटर आइसोलेट किया जो डोरमेंसी को प्रेरित करता था। इसे डॉर्मिन कहा। उसको एब्सिशन कहा था, इसको डॉर्मिन कहा। ठीक है, केमिकल एनालिसिस से पता चला कि एब्सिशन और डॉर्मिन एक ही पदार्थ ABA हैं। जब इनकी केमिकल एनालिसिस की गई तो बाद में पता चला कि जो एब्सिशन या एडिकॉट और ओक्यूमा ने 1953 में कपास के फलों से जो एक ग्रोथ इनहिबिटर निकाला था और उसके बाद बियरिंग और रॉबिन्सन ने बेटुला की पुरानी पत्ती से जो ग्रोथ इनहिबिटर निकाला जिसको डॉर्मिन कहा, वो दोनों सेम पदार्थ हैं और उसको ABA ही कहा गया तथा इसकी खोज का श्रेय एडिकॉट और ओक्यूमा को ही दिया गया क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इसको खोजा था। ABA की सिंथेसिस की पुरानी लीव्स, ABA का जो संश्लेषण है वो पुरानी पत्ती, पुराने फ्रूट और जीर्ण भागों में होती है। मतलब इसका एब्सिसिक एसिड का जो सिंथेसिस है वो पुराने ओल्डर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जैसे पुरानी पत्ती, पुराने फ्रूट्स और जीर्ण भाग होते हैं जो मेवालोनिक एसिड पाथवे के द्वारा इनका जो है क्या होता है, कैरोटीन के ऑक्सीडेशन से या मेवालोनिक पाथवे से इनकी सिंथेसिस होती है। अब इसका प्रीकर्सर क्या है? प्रीकर्सर ABA का बाइलोकेंथिन इसका प्रीकर्सर है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो ये एब्सिशन की क्रिया को प्रमोट करता है। फ्लावर और फ्रूट के एब्सिशन की क्रिया को प्रमोट करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स है। ठीक है, वो रोकता है एब्सिशन को, ये ऑक्सीजन एब्सिशन को रोकता है, ये प्रमोट करता है। इसके अलावा ये रेगुलेशन ऑफ द एब्सिशन और डोरमेंसी को प्रमोट करता है, सीड डोरमेंसी को, और एब्सिशन को भी क्या करता है? प्रमोट करता है ये। ठीक, एक्ट एज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड एन इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। यह एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह कार्य करता है और ये मेटाबॉलिक क्रियाओं को रोकने का काम करता है प्लांट्स के अंदर। इट इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन। ये सीड जर्मिनेशन को भी रोक देता है। ठीक है, इसके अलावा क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को बंद कर देता है। ठीक है, स्टिमुलेट करता है उसके बंद करने के लिए। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट। ये सीड के डेवलपमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उसके मैचुरेशन में भी, परिपक्वन में और डोरमेंसी में। इन तीनों चीज़ों में सीड के विकास, परिपक्वन और उसकी डोरमेंसी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह एक एंटागोनिस्टिक, जिब्रेलिक एसिड के एंटागोनिस्टिक के रूप में एक्ट करता है, कार्य करता है। अब बात कर लेते हैं इथाइलिन की। C2H4 अभी हमने आपको बताया था सिंपल गैसियस प्लांट हार्मोन है, एक वायु प्रदूषक है जिसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
ठीक है। और वोलाटाइल हार्मोन है ये, फ्रूट राइपनिंग में मदद करता है, फलों को पकाने में यूज होता है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, वृद्धि को रोक देता है, और इसको हम लोग जो है मेथियोनीन से प्राप्त करते हैं। इसका जो प्रीकर्सर है वो मेथियोनीन है, ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम द मेथियोनीन। वाटर लॉक्ड स्थिति में भी जड़ें इथाइलिन बनाती हैं। जब पानी बहुत ज़्यादा भरा हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो रूट होती हैं वो इथाइलिन का निर्माण करती हैं, इसीलिए जो दलदलीय पौधे होते हैं उनसे बदबू आती है। सिंथेसाइज इन लार्ज अमाउंट बाई टिश्यू अंडरगोइंग सेशंस एंड राइपनिंग फ्रूट, ये सबसे